चलो ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी है हरियाणा से, जहां पर विधानसभा सत्र से पहले सीएम ने बैठक की है। बड़ी जानकारी, इस वक्त हरियाणा की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट आज होगा और इसमें सरकार अपना बहुमत पेश करेगी, विश्वास मत साबित करेंगे नए सीएम नायब सैनी। ऐसे भी उनका दावा है कि हमारे पास पूरा जो सभी विधायक मौजूद हैं और हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। विधानसभा सत्र से पहले सीएम ने बैठक की है, अपने विधायकों के साथ बैठक की है और 2 दिवसीय, अब आगे बढ़ते हैं, 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। श्रीनगर के बाद आज जम्मू दौरे पर चुनाव आयोग की टीम है। कल श्रीनगर में थी, आज जम्मू में रहेगी। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के किस तरह से स्थिति बनी है उसको लेकर आज जायजा जो है वो लिया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी भी दी जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। कल पूरे कश्मीर के अंदर जो है चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। वहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की, बाकी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और आज शाम 4 बजे अब जम्मू के अंदर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इससे फिलहाल सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं, उठापटक शुरू हो चुकी है। यहाँ के क्षेत्रीय दलों ने मांग की है कि लोकसभा के साथ साथ ही अगर विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, वो एक मांग जो है रखी है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुए हैं। अब ऐसी संभावनाएं हैं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही क्या जम्मू कश्मीर के भी चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में नवंबर 2024 से पहले चुनाव करने की बात कही। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते लखनऊ, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कार्य हमारा जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को राज्य के रूप में बदलने का काम किया और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती हैं जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।
और इसके पीछे भी एमएसएमई का बेस हमारी महती भूमिका का निर्वहन करता है। और ठीक बात है, सरकार है, सुरक्षा का माहौल देना हमारा दायित्व था, लैंड बैंक बनाना, पॉलिसी बनाना भी हमारा दायित्व था, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में जो कार्य हुआ है उसका परिणाम है कि लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, सब यहीं पे उपलब्ध हो गया और वह आज इस सेक्टर ने करके दिखाया है। बैंकर्स ने भी जो उदारता दिखाई है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी ने, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने। तो आपने देखा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस संबोधन में अपनी बातें सामने रखी। बढ़ते आगे, सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सीए लागू होने के बाद अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सीए के खिलाफ टीएमसी का आंदोलन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी में आज ममता का रोड शो भी देखने को मिलेगा। सीए के विरोध में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। सीए के नियम स्पष्ट नहीं, लोग अप्लाई ना करें, ये ममता का कहना है। यानी ममता ने अब चुनाव से पहले सीए को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए अपने आप को आगे लाने की कोशिश की है और इसी कड़ी में टीएमसी का आंदोलन भी सीए के खिलाफ देखने को मिलेगा। सिलीगुड़ी में आज ममता का रोड शो होगा और इस रोड शो में लोगों को सीए के खिलाफ जो है वो बताया जाएगा। इनका कहना है कि सीए के नियम जो हैं वो स्पष्ट नहीं है, क्या रूल्स हैं, लोग इसे अप्लाई ना करें, ये ममता बनर्जी का कहना है। यानी एक तरफ सरकार ने लगभग 5 साल के बाद सीए को लागू किया है पूरे देश के अंदर, लेकिन कुछ राज्य की सरकारों ने इसे लागू करने से फिलहाल मना कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में प्रदेश भी इसे अपनाएंगे या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हरियाणा विधानसभा में, जहां पर इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही जारी है। उन्होंने तो जो बोलना था बोल दिया। मुख्यमंत्री तरफ से नहीं, एक लाइन का प्रस्ताव आया है, वो तो लीव ऑफ ग्रांट तो पहले हो चुका था। हाँ, तो वो तो पहले हो चुका, पहले जो है ना जी, पहले मुख्यमंत्री जी की तरफ से किस लिए रखा है। एक मिनट कादियान साहब, मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि यह सदन मंत्री परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। अगर कोई माननीय सदस्य इसके ऊपर बोलना चाहता है तो अपना वक्तव्य ले। हाँ बोलिए। टाइम आधा घंटा बहुत है। आधा घंटे के लिए नहीं बताइए कितना करना है। बोल ही रहा अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कितना चाहिए आपको? आधा घंटा ही चाहिए? आप बताइए 1 घंटा चाहिए? कितना चाहिए? ऐसा इसमें टाइम मुकर्रर मत करो। आप जो साथी बोलना चाहते हो उनको बोलने दो। इतना कितने कोई 5 मिनट बोले? मुझे लगता है कि ठीक है आपकी बात। हाँ, अगर आप कहते हैं तो 1 घंटा कर देते हैं। सदन जैसा कहेगा, मैं सदन की राय से कभी बात नहीं। सदन की राय तो मेरे को मालूम है, लेकिन जो हमारी भी राय मानो आप, जो सदन कहेगा। समझे नहीं? 1 घंटा कर दें क्या? 1 घंटा कर दें। हमारे देखो, प्रजातंत्र में कोई टाइम तो मेजोरिटी बट अपोजिशन से मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। आप बताइए जितना बोला, जो मेंबर बोलना चाहे उनको बोलने दो। आप क्या 2 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा? 2 घंटे कर दें। 2 घंटे कर दो। ठीक है, चलो 2 घंटे कर देते हैं जी। टाइम निश्चित कर देंगे। हाँ वो कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए बोलिए आप पहले। थैंक यू स्पीकर राजन साहब। आपके दिल्ली कहाँ गए? एक बार मुझे सदन के नेता टाइम जो है ना और स्पीकर कौन कौन रहेंगे अपने उसके हिसाब से 1 घंटा प्रतिपक्ष के लिए और 1 घंटा सत्ता स्पीकर पक्ष। साहब, आज आपने जो सदन को बुलाने की एक जरूरत महसूस हुई और जिस ढंग से सदन के नेता ने विश्वास मत के लिए जो मोशन मूव किया है, मेरी आपसे सबमिशन ये है सर, वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी उनके अंदरूनी फैसले होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में कुछ फैसले ऐसे होते हैं पार्टियों के भी
कि जिनका एक्सरे या जिनके बारे में लोकतांत्रिक भावनाओं के ऊपर जिस तरह से जो असर पड़ता है, क्योंकि आप देखो साइमल्टेनियसली 11 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पुल बांधे जाते हैं, विकास के पुल बांधे जाते हैं, बड़े बड़े पुल बांधे जाते हैं कि जी हम तो मतलब मोटरसाइकिल पर थे, उधर थे, इधर थे, विश्वास था, आपस में भरोसा भी था। मतलब ऐसी राजनीतिक घटनाएं बहुत कम मतलब इतिहास में मिलेंगी आपको कि उसके बाद जिस ढंग से नेक्स्ट डे रात रात को पता नहीं क्या मतलब किस तरह से बात हुई, क्योंकि इन फैसलों का जी लोकतंत्र में जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जनता के विकास के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रश्नचिन्ह लगता है ऐसी घटनाओं से। तो ये घटना एक घटी, उसमें गवर्नर साहब ने कहा कि भाई विश्वास मत लो। जब आप 2019 में आए थे, जब भी आप माइनॉरिटी में थे, आज भी आपको माइनॉरिटी में रहते हुए आपने जो है फिर विश्वास मत लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक घटना छोटी घटना नहीं है जी, 5 साल 4.5 साल के बाद फिर विश्वास मत लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा आपसे कहना है